नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले के साथ। इस मामले पर जांच तेज हो गई है। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोठी में फिर एसआईटी की टीम पहुंची। एसआईटी हेड विक्रम नेहरा के समक्ष नौकर पेश हुए। घर में काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की गई। एसआईटी ने 7 नौकरों के बयान दर्ज किए। इससे पहले सुरक्षा में तैनात जवानों से पूछताछ हुई थी, तो इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। लगातार पूछताछ की जा रही है। इससे पहले सुरक्षा में तैनात जवानों से पूछताछ की गई थी और अब घर में मौजूद नौकरों से पूछताछ की गई है। नौकरों से पिता और आकिल के रिश्तों के बारे में सवाल जवाब किए गए। आकिल के उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा से किस तरह के रिश्ते हैं, इसको लेकर पूछताछ हुई और 7 नौकरों के बयान दर्ज किए गए हैं। तो इस मामले में लगातार एसआईटी जांच कर रही है। आकिल की मौत के बाद इस मामले में जांच जारी है। तो पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत के मामले में एसआईटी ने अब नौकरों से पूछताछ की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। जी तारा, जो ये एसआईटी आज पूछताछ करने दोबारा जो है मोहम्मद मुस्तफा के घर पहुंची थी, नौकरों से पूछताछ की गई है, क्या जानकारी इस दौरान सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को लेकर जहां एसआईटी की टीम के द्वारा जांच तेज कर दी गई है, वहीं एसआईटी के जो सदस्यों की संख्या है वो भी बढ़ाकर 4 से 6 कर दी गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर पिछले दिनों में जो पंजाब पुलिस के 20 जो कर्मियों से पूछताछ की गई थी, जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, और आज जो है उनके घर में काम करने वाले जो नौकर हैं उनसे पूछताछ की गई। घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो या माली हो, इन सभी को यहाँ आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इसके साथ ही जो जिस दिन अकील अख्तर की मौत हुई थी, उस दिन जिन जिन लोगों को अकील ने अपने फोन से कॉल की थी, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अभी मौत से ठीक पहले जो लोगों से बात हुई है, क्या बात हुई है, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो करीबी लोग हैं, चाहे अकील अख्तर के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ करने की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। और जल्द ही इस मामले में जो विसरा रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिससे मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा कि अकील अख्तर की असल में मौत कैसे हुई। फिलहाल इस मामले को लेकर जो एसआईटी है वो जांच तेज कर चुकी है। वहीं इस मामले में जो आरोपी है पूर्व डीजीपी और अन्य जो लोग हैं, उनको भी जल्द इस मामले में जांच में शामिल कर सकते हैं। जी तारा, इससे पहले अकील का मोबाइल बरामद हुआ था जिसको जांच के लिए भेजा गया है, उसकी कोई अपडेट, उसके जो डेटा है उसको लेकर कोई अपडेट सामने आया हो? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो एसआईटी हेड हैं विक्रम नेहरा, उन्होंने कहा कि मोबाइल की फिलहाल फोरेंसिक जांच जो है करवाई जा रही है। मोबाइल में जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और साथ में ये भी कोशिश की जा रही है जानने की कि इस 12 दिन बाद जो मृतक का मोबाइल पुलिस को मिला है उससे साथ कोई छेड़छाड़ हुई या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। तो अभी फोरेंसिक जांच के बाद ही जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि मोबाइल में और क्या पुलिस को मिला और क्या इससे छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई है। तो अभी जो लोग करीबी हैं, काम करने वाले हैं या फिर सुरक्षा में तैनात लोग हैं, उनसे पूछताछ जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो लगातार इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और अकील से जुड़े लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा डीजीपी ने एक बार फिर गैंगस्टरों को चेतावनी दी है। रोहतक में फिर उन्होंने सियार और गिदड़ वाली बात दोहराई और कहा कि मां का दूध पिया है तो सामने आओ। डीजीपी ने यह बयान दिया है। डीजीपी ने कहा कि गैंगस्टर मोटरसाइकिल पर आते हैं, गोली चलाकर पता नहीं कहां भाग जाते हैं, गिदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं, डर के विदेशों में बैठे हुए हैं, प्रदेश में गैंगस्टरों का कोई खौफ नहीं है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी डीजीपी, जो नए डीजीपी हैं हरियाणा के ओपी सिंह, उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भी गैंगस्टर्स के बारे में जिक्र किया था और उन्हें चेतावनी दी थी और एक बार फिर वो गैंगस्टर को चेतावनी देते नजर आए। बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना। ये लगातार जो विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं
इधर आके दिखा दो ना। ये डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए हैं, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करें। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ इस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। तो वहीं पंचकुला देश का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। तकनीकी समस्या के चलते डेटा गलत आया था। पंचकुला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जानकारी दी। पंचकुला का AQI 381 दर्ज किया गया। पंचकुला का AQI 202 के करीब है। तो ये जानकारी सामने आई है कि पहले जो डेटा दिया गया था वो तकनीकी समस्या के चलते गलत आया था। पंचकुला देश का सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। तकनीकी समस्या के चलते गलत डेटा आया था और पंचकुला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। पंचकुला का AQI 381 दर्ज किया गया, जबकि पंचकुला का AQI 202 के करीब है। जैसा कि आपको पता ही है, कल पंचकुला का AQI 381 दिखाया गया। तो पहला तो उसमें इशू ये है कि वो जो स्टेशन लगा है वहाँ पर थोड़ा इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो बढ़ गया है और अब वो कैलिब्रेट हो गया है प्रॉपरली और उसका अब AQI धीरे धीरे ठीक जो एक्चुअल है वो दिखा रहा है, वो शो कर रहा है। एट प्रेजेंट 202 के आसपास है PM 2.5 और उसका इशू था कि उसमें कैलिब्रेशन नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया था और वो 381 पहुंच गया। ऑल्दो हमारे आसपास पंजाब भी है और स्टेट्स भी हैं जहाँ पर पराली का इशू मेन रहता है, जिसकी वजह से मे भी यहाँ का थोड़ा डिटोरेट हो गया होगा। बल्कि आप चंडीगढ़ का देखें तो 172-173 के आसपास है, तो जो कि सेटिस्फैक्ट्री। तो कल के डाटे के और आज में कितना अंतर देखते हैं पंचकुला के क्वालिटी की बात में? अभी धीरे धीरे वो एक्चुअली वो आर्ली बेसिस पे डाटा कलेक्ट होता है और उसको वो सम अप करके फिर डाटा वो करता है। तो है नया डेटा सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले जो है तकनीकी खराबी के चलते गलत जानकारी सामने आई थी, गलत डेटा सामने आया था और उस डेटा के हिसाब से पंचकुला को सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बताया जा रहा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। जी तारा, ये जो तकनीकी खराबी बताई जा रही है, तकनीकी समस्या बताई जा रही है और बताया जा रहा था कि प्रदूषित शहरों में से एक है पंचकुला और अब इसको लेकर कहा गया है कि ये डेटा गलत आया है, इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? सबसे बड़ा प्रदूषित जो एयर का जो है वो बताया गया था और इसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रदूषित एयर का लेवल है वो पंचकुला में पाया गया था। लेकिन इस मामले को लेकर जब छानबीन की गई तो इसमें जो तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है और पंचकुला जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो RO हैं उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि कल इस मामले को लेकर जो पंचकुला में AQI लेवल जो है पंचकुला का सबसे ज्यादा खराब जो बताया गया है, ये तकनीकी गड़बड़ी है, क्योंकि पंचकुला में एक प्लांट लगाया गया था जिसके चलते ये जो डाटा है ये गड़बड़ाया और अब जो है पंचकुला का जो AQI लेवल है वो करीब 202 है। और पंचकुला की अगर बात करें तो यहाँ जो एयर पोल्यूशन की बात करें तो कई शहरों से बेहतर है। हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में पानीपत का जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा पाया गया है। लेकिन कुछ खबरें निकल कर आई थी जिसमें पंचकुला का AQI लेवल 381 दर्ज किया गया था। तो ये तकनीकी गड़बड़ी के कारण जो है आया था और इसको लेकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया है और उन्होंने बताया है कि अभी मौजूदा जो एयर क्वालिटी है वो क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्लांट में गड़बड़ी के चलते ये सारी कैलकुलेशन सामने आई थी, जो अब उसको ठीक कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल ये जो सारी तकनीकी खराबी थी उसके चलते डेटा सामने आया था, गलत डेटा, लेकिन पंचकुला जो है प्रदूषित शहरों में से एक नहीं है। तो
तो उधर भिवानी से महेंद्रगढ़ तक गो रक्षकों और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। रात के समय में ये मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस लाचार नजर आई। गो तस्करों ने पत्थर बरसाए, पिस्तौल लहराई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। गो रक्षकों ने 2 पिकअप गाड़ियों से 6 से 7 गायें छुड़ाई हैं। पुलिस पीछे हटने से गो तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गो रक्षकों ने भिवानी एसपी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं दादरी पुलिस पर सहयोग की बजाय दखल देने के आरोप लगाए। करा रखी थी हमने। कमाल की बात है, दादरी पुलिस ने पैतावास के पास हमारी गोरक्षकों की गाड़ी को पकड़ लिया। मिले इसके कागज दिखाओ। हमारे लड़कों ने कहा कि ये गाड़ी गौ सेवकों की गाड़ी है और गौ तस्करों को ढूंढ रहे हैं, आप मदद करो। मैंने पहले तुम्हारे कागज दिखाओ। इतनी देर में वो पीछे से गौ तस्कर कहीं से घूम के वो बीच में कहीं गायें उठा रहे थे, वो पीछे से वो आगे। उनको बताया भाई ये गाड़ी है, पीछे उसका पीछा करने लगे। वो सदर पुलिस थी, दादरी सदर की पुलिस भी थी। और उसके बाद उन्होंने पीछा किया, 112 भी पीछे लगी। उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अब पत्थर मारती है ना वो गाड़ियाँ, वहाँ से वापसी होगी। तो वहीं हरियाणा में 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन के नियम बदलेंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियम बदलने वाले हैं और अब पेपरलेस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होगी। 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। तहसीलों में दलालों से छुटकारा मिलेगा। डिजिटल शासन को बढ़ावा देने और संपत्ति पंजीकरण को और पारदर्शी बनाने की तरफ हरियाणा सरकार का ये कदम है। नई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लाभ भी हैं। तेजी से पंजीकरण होगा। पारंपरिक जटिल प्रक्रिया की जगह तेज और समृद्ध कार्यवाही होगी, समयबद्ध कार्यवाही होगी। पारदर्शिता रहेगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश और मानवीय मूल्य की संभावना कम है। इसके साथ ही आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्थिति की जांचने के लिए भी आप ऑनलाइन उसमें वेबसाइट पे जाके उसे देख सकेंगे कि क्या स्टेटस है। रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रक्रिया आसान और तेज होगी। तो 1 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और हरियाणा देश का पहला पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला राज्य बनने वाला है। 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में, कुरुक्षेत्र ज़िले में लॉन्च किया था पहली बार और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमारी कोशिश है कि जो नागरिकों को अभी तक तहसीलों में चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ पे सुनने में आता था कि मिडलमैन हैं, दलाल हैं, उनसे डील करना पड़ता था, अब ये सब चीज़ नागरिक के अपने हाथ में होगी। revenueharyana.gov.in की साइट पर जाके अपनी आईडी बनाकर जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो लॉगिन करेगा। तो वहीं बिहार चुनाव प्रचार से लौटे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल में गोपाष्टमी कार्यक्रम में पहुंचे। गोपाष्टमी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने गौ सेवा को पुण्य का कार्य बताया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री बीते कल बिहार गए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आज बिहार दौरे से लौटने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। करनाल में गोपाष्टमी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। जींद में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने 2 लाख नौकरी देने का वादा किया था, सरकार सिर्फ 11,000 नौकरियां ही दे पाई। हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 राज्य है। इसके साथ ही उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना पर भी निशाना साधा और कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के साथ मजाक है। सरकार ने योजना को गरीब परिवारों तक ही सीमित किया है। 2 लाख हर साल देने का किया। हाँ जी, 2 साल। सर ये पता ही है बेरोजगारी जब ये आज हरियाणा नंबर 1 है देश में। तो लाडो लक्ष्मी योजना जिस तरीके से प्रचार किया गया उसमें हम देखें कि जो चुनाव था उसमें जो ये महिलाओं के साथ मजाक किया गया है। 18 से शुरू किया था इन्होंने और सब महिलाओं को वायदा किया था। अब करते करते क्राइटेरिया मतलब गरीबी रेखा तो 1,80,000 और महिलाओं को वो मिले 1 लाख। अपराध दिन रात चलनी बढ़ रहा है। आज
हरियाणा जो है, मैं नहीं कह रहा केंद्र की जो है गृह मंत्रालय कह रहा है हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा रहने